हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के तीसरे चैप्टर मानव जनन का भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मादा जनन तंत्र शरीर के कौन से भाग में स्थित होता है? मादा जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र या फिर पेल्विस रीजन में स्थित होता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि ये श्रोणि क्षेत्र कहाँ होता है, ये पेल्विस रीजन कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, जो उदर का भाग होता है उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो श्रोणि क्षेत्र या फिर पेल्विस रीजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखो बच्चों, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय गिरवा, एक योनि और बाह्य जनेंद्रिय सम्मिलित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम किसका है बच्चों? ये जो डायग्राम है ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी थी कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक जोड़ी अंडाशय पढ़ा था हमने ने। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है बच्चों? ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है बच्चों? अंडाशय। ठीक है, और इधर ये देखो, ये क्या है बच्चों? अंडाशय। हमने बात करी है एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, तो एक अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय का क्या मतलब हुआ कि दो अंडाशय होते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब ये जो अंडाशय होते हैं ये गर्भाशय से किससे जुड़े हुए होते हैं बच्चों? लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। फिर हमने बात करी थी कि एक जोड़ी क्या होती है? अंडवाहिनी। ठीक है, तो बच्चों ये जो संरचना है अंडवाहिनी कहलाती है। ठीक है, एक जोड़ी होती है मतलब कि दो अंडवाहिनी होती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये संरचना क्या कहलाई? अंडवाहिनी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने बात करा था कि क्या है? एक गर्भाशय। तो बच्चों ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना क्या कहलाती है? गर्भाशय कहलाती है। ठीक है, अब गर्भाशय के नीचे जो गिरवा होती है वो क्या कहलाती है? गर्भाशय की गिरवा या फिर गर्भाशयी गिरवा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब ये एक गुहा में खुलती है और वो जो गुहा है वो क्या कहलाती है बच्चों? योनि कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जनन तंत्र के ये सभी अंग, ये जो सभी अंग अपन ने अभी देखे हैं ये सभी अंग है वो किससे बच्चों? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। कौन से सभी अंगों की बात हो रही है बच्चों? जो अंडाशय है, अंडवाहिनी है, ठीक है ना, ये जितने भी अंग अभी हमने पढ़े हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये सभी अंग किससे? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होता है बच्चों? अंडाशय से अंडाणु का रिलीज होना या मोचित होना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप क्या क्या होता है? अंडोत्सर्ग। ठीक है, निषेचन। ठीक है ना, नर और मादा युग्मक मिलकर संलयन करते हैं जिसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, निषेचन की क्रिया, सहगर्भता की क्रिया या फिर कहें कि प्रेगनेंसी। ठीक है, और बच्चों शिशु का जन्म और शिशु देखभाल की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे हम बात करते हैं किसकी बच्चों? अंडाशय की। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसके अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय आते हैं। ठीक है, तो अब अंडाशय के बारे में देखें हैं। देखो बच्चों, जो अंडाशय होते हैं वो स्त्री के क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है कि जो मादा जनन तंत्र है उसके जो मादा है उसके जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या होता है बच्चों? अंडाशय होता है। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों? ये स्त्री युग्मक, स्त्री युग्मक क्या होता है? अंडाणु। ठीक है ना, ये स्त्री युग्मक का निर्माण करता है और क्या करता है बच्चों? कई स्टेरॉइड हार्मोन्स उत्पन्न करता है। तो अंडाशय का काम क्या हो गया? अंडाशय क्या करता है बच्चों? ये स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु को उत्पन्न करता है और क्या करता है? कई स्टेरॉइड हार्मोन्स को उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या याद रखेंगे कि जो अंडाशय होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है, और जो अंडाशय है वो किसको उत्पन्न करता है? वो स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु को उत्पन्न करता है और कई स्टेरॉइड हार्मोन्स को उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं बच्चों कि उदर के निचले भाग के दोनों ओर
एक एक अंडाशय स्थित होता है। अभी हमने डायग्राम में देखा था बच्चों की क्या जो उधर का जो भाग होता है उसके नीचे की ओर कितने बच्चों एक एक अंडाशय यानी कि 2 अंडाशय स्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होती है बच्चों 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो अंडाशय है वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और बच्चों की जो अंडाशय है वो मादा युग्मक का निर्माण करता है या उत्पन्न करता है मादा युग्मक को और कई स्टेरॉइड हार्मोन्स को उत्पन्न करने का काम करता है। बच्चों उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 2 से 4 सेंटीमीटर तक वो लंबा हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है ये श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है बच्चों लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो अंडाशय होता है वो गर्भाशय से और श्रोणि भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, फिर प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका या फिर ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक अंडाशय है वो क्या बच्चों एक पतली उपकला से ढका हुआ रहता है। ठीक है, एपिथेलियम से ढका हुआ रहता है और बच्चों जो कि क्या अंडाशय पीठिका या फिर कहें कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं बच्चों। ये जो इस डायग्राम में ये जो सबसे बाहरी स्तर है ये क्या कहलाता है ये उपकला कहलाती है। ठीक है, और ये बीच का पूरा जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है बच्चों ये पूरा हिस्सा कहलाता है ओवेरियन स्ट्रोमा या फिर अंडाशय पीठिका। ठीक है, तो ये जो उपकला है ये किससे जुड़ी हुई होती है ये स्ट्रोमा से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब इसमें भी 2 भाग होते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं बाहर का हिस्सा ये क्या कहलाता है बच्चों ये परिधीय वलकुट कहलाता है। ठीक है, और ये जो गहरा भाग आप देख रहे हैं अंदर वाला ये गहरा भाग है ये क्या कहलाता है बच्चों ये आंतरिक मध्यांश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये स्ट्रोमा 2 क्षेत्रों में विभक्त होता है अभी जिसकी हमने बात करी है। ठीक है ना, जो स्ट्रोमा होता है वो किसने 2 क्षेत्रों में विभक्त रहता है। जो सबसे बाहरी वाला होता है वो क्या कहलाता है परिधीय वलकुट कहलाता है बच्चों, और जो आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाता है आंतरिक मध्यांश कहलाता है जो अभी हमने डायग्राम में देखा है। ठीक है, फिर बात आती है अंडवाहिनी की। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले हमने क्या पढ़ा अंडाशय के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं अंडवाहिनी की बात करते हैं। तो देखो बच्चों यह स्त्री जनन तंत्र की सहायक नलिका होती है। ठीक है, जो अंडवाहिनी होती है वो क्या होती है बच्चों अंडवाहिनी होती है वो स्त्री जनन तंत्र की क्या होती है सहायक नलिका होती है। अंडाशय क्या होता है अंडाशय है वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है मादा जनन तंत्र का। ठीक है, और जो अंडवाहिनी है वो क्या होती है बच्चों सहायक नलिका होती है। ठीक है ना, फिर प्रत्येक अंडवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, जो अंडवाहिनी होती है वो कितनी लंबी होती है बच्चों 10 से 12 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है अंडवाहिनी की। ठीक है बच्चों, जो कि प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। ठीक है, जो अंडाशय की परिधि से शुरू होती है और कहां तक गर्भाशय तक जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम डायग्राम में देखते हैं किसके अंडवाहिनी को। तो देखो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है अंडवाहिनी कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है बच्चों ये अंडवाहिनी कहलाती है। इससे पहले हमने किसकी बात करी थी अंडाशय की। तो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या कहलाता है अंडाशय। ठीक है ना, और हमने क्या पढ़ा था कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं तो ये क्या हो गया अंडाशय। ठीक है, और जो अंडवाहिनी होती है वो भी एक जोड़ी होती है तो ये संरचना भी क्या हो गई बच्चों अंडवाहिनी हो गई। ठीक है, तो ये संरचना क्या कहलाती है अंडवाहिनी कहलाती है। अब बच्चों आप डायग्राम में देख सकते हैं जो अंडवाहिनी का जो आगे का हिस्सा है इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं झालर जैसी संरचना है अंगुली जैसी संरचनाएं हैं अंगुली जैसे पक्षेप लगे हुए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है जिन्हें झलरी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो झलरी होती है इनका क्या काम होता है ये अंडाणु को संग्रहण करने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो जो अंडवाहिनी होता है इसका ये जो आगे का हिस्सा होता है ये कीप के आकार का होता है जिसे क्या कहा जाता है कीपक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कीप का आकार का जो हिस्सा है इसी के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं झालर या फिर फिम्बरी लगे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो कीप के आकार का हिस्सा है इसके ऊपर की तरफ ये किस में खुलता है एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे क्या कहा जाता है एम्पुला या तुम्बिका। ठीक है, और ये जो एम्पुला भाग है अंडवाहिनी का एम्पुला भाग है वो किसमें बच्चों संकीर्ण पथ में खुलता है। ठीक है ना, और ये जो संकीर्ण पथ है अंडवाहिनी का यही गर्भाशय को जो अंडवाहिनी है वो गर्भाशय से जुड़ी रहती है किसके द्वारा संकीर्ण पथ के द्वारा ही। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं कि अंडाशय के ठीक पास में क्या बताया जा रहा
है कि जो अंडाशय है उसके ठीक पास अंडवाहिनी का हिस्सा है वो कैसा होता है बच्चों, कीप के आकार का होता है। अभी हमने देखा था ना कीपक के बारे में, ठीक है ना। तो अंडवाहिनी के पास का जो हिस्सा होता है, जो अंडाशय के ठीक पास का हिस्सा होता है जो अंडवाहिनी का, वो क्या होता है बच्चों, कीप के आकार का होता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कीपक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और इस कीप के किनारे अंगुली सदृश क्या होते हैं, पक्षेप होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जिन्हें झालर या फिर फिम्बरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, झालर हो गए, ठीक है। जो कीपक होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, अंगुली जैसे पक्षेप लगे हुए होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें झालर कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहण करने में ये झालर सहायक होते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि वो झालर है, उनका क्या काम होता है। तो बच्चों जो झालर होते हैं, जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, अंडोत्सर्ग में क्या होता है, अंडाशय के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, अंडाणु को रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। तो अंडाशय से क्या उत्सर्जित हो गया है, अंडाणु रिलीज हो गया। जो ये अंडाणु क्या हुआ है बच्चों, उत्सर्जित हुआ है, उसको संग्रहण कौन करेगा, उनको झालर है वो क्या करेगी, संग्रहित कर लेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है कीपक के आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, कीपक है वो आगे चलकर किस में खुलता है बच्चों, अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे तुम्बिका कहा जाता है, ठीक है। ये हमने डायग्राम में देख लिया था, फिर से देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्या है, अंडवाहिनी का कीपक हो गया, ठीक है। और ये जो कीपक है ये आगे चलकर किसमें खुलता है बच्चों, आगे चलकर ये एक चौड़े भाग में खुलता है, और ये जो चौड़ा भाग है यही क्या कहलाता है बच्चों, एम्पुला कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ में एक संकरी अवकाशिका होती है, जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ती है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो संकीर्ण पथ कहलाता है, ठीक है। और ये जो संकीर्ण पथ होता है इसमें क्या होती है, अवकाशिका होती है, लुमेन होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है बच्चों, जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं गर्भाशय की। इससे पहले हमने किस किस की बात कर ली है, इससे पहले बच्चों हमने बात करी है अंडाशय की और अंडवाहिनी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, गर्भाशय के बारे में। देखो गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। जो गर्भाशय होता है वो एक होता है। इससे पहले जब हमने अंडाशय और अंडवाहिनी की बात करी थी तो हमने पढ़ा था कि जो अंडाशय होता है वो भी एक जोड़ी होता है, मतलब की संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। और जो अंडवाहिनी होती है वो भी संख्या में कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, मतलब कि एक जोड़ी होती है। लेकिन जो गर्भाशय होता है वो क्या होता है बच्चों, गर्भाशय एक होता है और इसे बच्चादानी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो गर्भाशय का आकार है वो कैसा होता है, गर्भाशय का आकार बच्चों उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा होता है। आपने कभी नाशपाती खाई है, खाई होगी नाशपाती तो, है ना। तो जो गर्भाशय होता है वो कैसा दिखता है, उसका जो आकार है वो कैसा होता है, उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा होता है, ठीक है बच्चों। फिर गर्भाशय श्रोणी भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है बच्चों, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। जो गर्भाशय होता है वो भी श्रोणी भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है बच्चों, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है बच्चों। फिर आता है गर्भाशय एक पतली गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है। जो गर्भाशय है वो एक पतली गिरवा के द्वारा किसमें खुलता है, योनि में खुलता है, ठीक है बच्चों। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि गर्भाशय का है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो पूरी संरचना है, तो देखो बच्चों ये जो पूरी संरचना है ये क्या कहलाती है, ये गर्भाशय कहलाती है, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है गर्भाशय, ठीक है बच्चों। और जो गर्भाशय होता है इसके अंदर 3 स्तर होते हैं बच्चों। जो ये सबसे बाहरी स्तर होता है, ये जो सबसे बाहरी स्तर होता है ये क्या कहलाता है, ये परिगर्भाशय कहलाता है, ठीक है। अब इसके जो अंदर का जो स्तर होता है ये क्या कहलाता है, परिगर्भाशय से थोड़ा अंदर की तरफ होता है, ये क्या कहलाता है, गर्भाशय पेशी स्तर, ठीक है ना। ये जो मध्य का स्तर होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्तर है ये क्या कहलाता है बच्चों, ये स्तर क्या कहलाता है, ये गर्भाशय का अंतः स्तर कहलाता है, ठीक है, गर्भाशय अंतः स्तर, ठीक है बच्चों। अब जो गर्भाशय है ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, गर्भाशय की गिरवा कहलाती है। और बच्चों ये क्या है, ये गर्भाशय की जो गिरवा नाल होती है वो है, ठीक है। और ये किसमें खुलती है
बच्चों, ये एक गुहा में खुलती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे योनि कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा है जो गर्भाशय है एक पतली गिरवा के द्वारा किसमें खुलता है बच्चों, योनि में खुलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो गिरवा की गुहा है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, गिरवा की गुहा को गिरवा नाल कहा जाता है। ठीक है, गिरवा की जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है, गिरवा की गुहा है वो गिरवा नाल कहलाती है। ठीक है बच्चों, जो योनि के साथ मिलकर किसकी रचना करती है बच्चों, जन्म नाल की रचना करती है। ठीक है ना, जो गिरवा नाल है वो किसके साथ मिलकर बच्चों, योनि के साथ मिलकर किसकी रचना करती है बच्चों, जन्म नाल की रचना करती है। ठीक है, तो अब देखो ये जो हिस्सा है गिरवा नाल का और ये क्या है, योनि। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाती हैं, मतलब ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी, जन्म नाल कहलाएगी। ठीक है, जो गिरवा नाल है, ठीक है, और योनि है, ये दोनों मिलकर किसकी रचना कर रही हैं बच्चों, ये जन्म नाल की रचना करती हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बच्चों कि गर्भाशय की भित्ति 3 परतों की बनी हुई होती है। ठीक है, हमने ये डायग्राम में देख लिया था कि जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, गर्भाशय की परतें। ठीक है, जो सबसे बाहर की जो परत थी वो क्या कहला रही थी बच्चों, परिगर्भाशय। ठीक है, उसके अंदर था, उसके जो अंदर वाली जो बीच की जो परत थी वो क्या कहलाती है, गर्भाशय पेशी स्तर, और जो सबसे अंदर वाली परत होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो परिगर्भाशय होता है, जो सबसे बाहर की जो परत होती है वो क्या होती है, वो पतली और झिल्ली स्तर होता है। ठीक है ना, जो सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पतला होता है, और क्या होता है बच्चों, वो झिल्ली में स्तर होता है। ठीक है, फिर जो गर्भाशय पेशी स्तर होता है वो क्या होता है बच्चों, मध्य के स्तर होता है। ठीक है, और क्या होता है, मोटी चिकनी पेशी स्तर होता है। ठीक है, मोटा होता है और चिकनी पेशी स्तर होता है। ठीक है, अब बात आती है गर्भाशय के अंतः स्तर की। ठीक है, गर्भाशय का जो अंतः स्तर होता है बच्चों वो क्या होता है, आंतरिक स्तर होता है एक तो, और वो क्या होता है बच्चों, ग्रंथिल स्तर होता है। ठीक है ना बच्चों, इन सबको हमने डायग्राम में तो देख ही लिया था। अब हम बात करते हैं कि आवर्त चक्र के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, आवर्त चक्र आता है, तब जो गर्भाशय का कौन सा स्तर है जिसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं बच्चों, अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। मतलब ये कि जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब प्रसव होता है, तो गर्भाशय का कौन सा स्तर होता है जिसमें संकुचन होते हैं बच्चों, गर्भाशय का जो पेशी स्तर होता है उसमें संकुचन होते हैं। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या आवर्त चक्र आता है तो गर्भाशय का कौन सा स्तर बच्चों, जो अंतः स्तर होता है उसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाह्य जनेंद्रिय। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, देखो स्त्री के बाह्य जनेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, वृद्ध बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ, योनि छिद्र और बगसेफ आदि होते हैं। बच्चों ये जो बाह्य जनेंद्रिय होता है उसके अंदर क्या आता है, जघन शैल या फिर मोन्स प्यूबिस। ठीक है, और वृद्ध बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ और योनि छिद्र, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हाइमन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या बच्चों, बगसेफ। ठीक है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं बाह्य जनेंद्रिय के अंतर्गत। ठीक है, तो बच्चों अब हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा था, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस, जो जघन शैल था उसी को क्या कहते हैं बच्चों, मोन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में हमने किसकी बात करी थी, ये जो संरचना है बगसेफ। ठीक है, ये क्या कहलाती है, क्लाइटोरिस या फिर बगसेफ कहलाती है। ठीक है बच्चों, और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये कहलाता है मूत्र मार्ग छिद्र। ठीक है ना, उसके बाद में हमने किसकी बात करी थी, लघु बगोष्ठ की। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या है, ये संरचना कहलाती है क्या बच्चों, लघु प्रकोष्ठ या फिर लघु बगोष्ठ। ठीक है बच्चों, फिर इसके ऊपर ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना क्या कहलाती है बच्चों, ये संरचना कहलाती है क्या बच्चों, वृद्ध बगोष्ठ। ठीक है ना, लघु बगोष्ठ और वृद्ध बगोष्ठ की बात हमने कर ली है बच्चों। ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, योनि छिद्र। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये है हाइमन। ठीक है ना, ये संरचना क्या हो गई, योनि छिद्र हो गया, और इसमें क्या होता है बच्चों, योनि छद्म या फिर हाइमन। ठीक है ना, और ये जो संरचना है क्या कहलाती है बच्चों, गुदा कहलाती है। ठीक है, अब इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, जघन शैल। तो
तो देखो जगन सेल में क्या होता है बच्चों, जगन सेल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी की संरचना होती है, गद्दी जैसी संरचना होती है जो त्वचा और जगन बालों से ढकी हुई होती है। क्या बताया जा रहा है बच्चों की जो जगन सेल होता है, जो मोंस प्यूबिस होता है, वो क्या होता है बच्चों, किससे बना हुआ होता है, वो वसामय ऊतकों से बना हुआ होता है और एक गद्दी के जैसी संरचना होती है। ठीक है बच्चों, जो कि किसके द्वारा ढकी हुई होती है, जो त्वचा और बालों के द्वारा, जगन बालों से ढकी हुई रहती है। ठीक है, तो बच्चों जो जगन सेल या मोंस प्यूबिस है वो वसामय ऊतकों का बना हुआ है। ठीक है, और गद्दी के जैसी संरचना है और बालों और त्वचा से ढका हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, वृद्ध बगोष्ठ की। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऊतकों का बना, ये भी क्या होता है, जो वृद्ध बगोष्ठ होता है ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी ऊतकों का बना हुआ माशन वलन होता है। ठीक है, जो कि जगन सेल के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जो वृद्ध बगोष्ठ होता है ये भी किससे बना हुआ होता है, ऊतकों का बना हुआ होता है। ठीक है, और बच्चों ये क्या जगन सेल के नीचे तक फैला रहता है और किसको घेरे रहता है बच्चों, योनि द्वार को घेरे हुए रहता है। ठीक है, तो हमने किसकी बात करी है, मोंस प्यूबिस और या फिर कहें कि जगन सेल की। ठीक है, और क्या बच्चों, वृद्ध बगोष्ठ की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, लघु बगोष्ठ के बारे में। तो देखो बच्चों, यह ऊतकों का बना एक जोड़ी वलन होता है। बच्चों जो लघु बगोष्ठ होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, वो भी ऊतकों का बना हुआ होता है और ये क्या एक जोड़ी वलन होता है। ठीक है ना, और यह वृद्ध बगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। जो लघु बगोष्ठ है वो किसके नीचे बच्चों, वो वृद्ध बगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। ठीक है, अब बात आती है योनि छिद्र या फिर हाइमन की। तो देखो बच्चों, योनि का द्वार है वो प्राय किससे, एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे योनि छिद्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कि क्या है, जो योनि का द्वार होता है वो एक पतली झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे हाइमन या फिर योनि छिद्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने किसकी बात करी है, अब हमने बात करी है लघु बगोष्ठ और किसकी बच्चों, हाइमन या फिर योनि छिद्र की। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बाह्य जनेंद्रिय की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है जगन सेल के बारे में। ठीक है, वृद्ध बगोष्ठ और क्या बच्चों, और हमने पढ़ा है किसके बारे में बच्चों, लघु बगोष्ठ और योनि छिद्र के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो, योनि छिद्र प्राय पहले मैथुन के दौरान फट जाता है। ठीक है बच्चों, जो हाइमन होती है वो पहले मैथुन या संभोग के दौरान क्या होती है, फट जाती है और यह कभी कभी तेज धक्के से या फिर अचानक गिरने से भी फट जाता है। ठीक है ना बच्चों, और ये इसके अलावा ये कब टेम्पोन को यूज करने और घोड़े पर चढ़ने या फिर साइकिल चलाने आदि खेलकूद सक्रिय भागीदारी लेने से भी क्या होता है, फट जाता है। जो योनि छिद्र है, जो हाइमन है, वो खेल कूद में सक्रिय भागीदारी से भी फट जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, कुछ औरतों का योनि छिद्र संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनि छिद्र के होने अथवा न होने की बात को किसी भी स्त्री की वर्जिनिटी या फिर यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे हम बात करते हैं स्तन ग्रंथियों की। ठीक है, हमने पहले भी बात कर ली है कि जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जितने भी अंग आते हैं वो सभी किससे, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों से संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो स्तन ग्रंथियां, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। ठीक है बच्चों, जो कार्यशील स्तन ग्रंथियां होती हैं वो किसका, सभी जो मादा स्तनधारी होती हैं, ठीक है, उनका अभिलक्षण है। ठीक है, और स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना है। ठीक है, स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं बच्चों, युग्म संरचना होती है, जिसमें क्या ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होती हैं। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसमें क्या होते हैं बच्चों, उसमें ग्रंथिल उत्तक होते हैं और विभिन्न मात्रा में क्या होती है बच्चों, विभिन्न मात्रा में वसा होती है। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक किसमें बच्चों, 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त रहता है। ठीक है ना, जो प्रत्येक स्तन का जो क्या है ग्रंथिल उत्तक है वो कितने बच्चों, 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त रहता है और इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें बच्चों कूपिका कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, जो प्रत्येक स्तन होता है उसमें क्या होता है, ग्रंथिल उत्तक होते हैं और ग्रंथिल उत्तक है वो किसमें बच्चों, 15 से 20 स्तन पालियों के अंदर विभक्त होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कूपिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो डायग्राम है ये किसका है बच्चों, स्तन ग्रंथि का डायग्राम है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि ये किसमें क्या होती है, वसा होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वसा। अब ये जो संरचना है स्तनपाली, तो बच्चों हमने क्या देखा है कि कितनी
स्तन के अंदर 15 से 20 स्तनपालियां होती हैं, ठीक है। और जो स्तनपालियां होती हैं उसमें क्या होते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, ठीक है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये क्या कहलाती है, स्तन कूपिका कहलाती है, ठीक है। अब इसमें ये जो संरचना है ये क्या होती है, ये है स्तन नलिका कहलाती है, ठीक है। और ये सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तुम्बिका का निर्माण करती हैं, ठीक है बच्चों। ये जो संरचना है ये क्या हो गई, तुम्बिका हो गई, ठीक है। और ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है बच्चों, दुग्ध वाहिनी कहलाती है, ठीक है। और जो सबसे बाहर है ये क्या कहलाता है, चूचक या फिर स्तनाग्र कहलाता है, ठीक है बच्चों। और ये जो संरचना है ये क्या है, ये क्या कहलाता है बच्चों, चूचक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो कूपिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं, जो कूपिकाओं की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो कूपिकाओं की जो कोशिकाएं हैं वो दुग्ध स्रावित करती हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है, दुग्ध का स्रावण होता है, ठीक है। और बच्चों जो कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्रित होता है, ठीक है ना, जो कूपिकाओं की कोशिकाएं हैं वो दुग्ध स्रावित करती हैं। और क्या बच्चों, वो कहाँ स्थित होता है, वो कहाँ एकत्रित रहता है, वो कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्रित रहता है, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है कि कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं, ठीक है। जो कूपिकाएं हैं वो किस में खुलती हैं बच्चों, स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। और प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। जो प्रत्येक पाली है उसकी जो नलिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं बच्चों, उसकी सभी नलिकाएं मिलकर किसका, स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और कई स्तन वाहिनियां मिलकर क्या करती हैं बच्चों, एक स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये जो तुम्बिका होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है बच्चों, ये दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे कि दूध है वो स्तन से बाहर निकलता है, ठीक है। जिससे क्या होता है बच्चों, दूध है वो स्तन के बाहर निकलता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने क्या क्या बात करी है बच्चों, इसमें हमने क्या बात करी है, मादा जनन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमने अंडाशय, अंडवाहिनी और क्या बच्चों, गर्भाशय, और उसके बाद में हमने किसकी बात करी है बच्चों, बाह्य जननेंद्रिय की बात करी है, ठीक है। उसके बाद में हमने चर्चा करी है स्तन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।